एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम में हिंदुओं पर हुए बर्बर इस्लामी आतंकी हमले से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। पाकिस्तानी पत्रकार ने पोल खोल दी है। भारत का सामना नहीं कर सकता पाकिस्तान। नजम सेठी ने बयान दिया है, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है। उन्होंने कहा कि पाक के पास संसाधनों की कमी है, युद्ध हुआ तो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा, भारत के सामने टिक नहीं पाएगा, संसाधनों की कमी है। एक तरफ से तमाम जो नेता वहां के वो गीदड़ भभकियां दे रहे हैं हिंदुस्तान को, लेकिन वहीं के पत्रकार, वहीं की आवाम यानी पाकिस्तान की आवाम, वहां के पत्रकार सच सामने लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर युद्ध हो गया तो टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम उस स्थिति में नहीं है कि हम युद्ध कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नजम सेठी पत्रकार पाकिस्तान को, उन्होंने ये बड़ा बयान देकर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। युद्ध के इस स्तर पर जब मुहाने पर खड़ा है पाकिस्तान, तब बता दिया उन्होंने दुनिया को कि ये स्थिति है। तो स्थिति यह है कि झेलम को नहीं झेल पा रहा है पाकिस्तान, और वो मिलिट्री ऑपरेशंस को कैसे झेलेगा ये आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान में झेलम नदी का जलस्तर एकाएक जब बढ़ा तो वहां पर आपातकाल की स्थिति आ गई, इमरजेंसी लगा दी गई पूरे पीओके में, और स्थितियां जो हैं वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल सी वहां पर हो गई हैं। वहां पर सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तमाम सरकारी अफसरों की, और जो तैनाती वहां पर लोगों की वो बढ़ा दी गई, एम्बुलेंस तैनात कर दिए गए, गांव के गांव डूबने लगे हैं। ये स्थिति है, इसलिए हम कह रहे हैं जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है, और झेलम को नहीं झेल पा रहा है पाकिस्तान। युद्ध हुआ तो कैसे टिकेगा आप खुद समझ सकते हो। तो ये बड़ी खबर है, ये तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया एक अलग एजेंडा चला रहा है, लेकिन सच आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया। गांव के गांव जो है वो इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, और स्थिति जस की तस वो बनी हुई है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हर मोर्चे पर परेशान दिखाई दे रहा है, और अभी तो मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू भी नहीं हुए, पूरा का पूरा पाकिस्तान बैकफुट पर जा चुका है। स्थितियां आप देख सकते हैं। अभी हमने एक कदम नहीं आगे बढ़ाया युद्ध की तरफ, उससे पहले ही ये जो रणनीतिक हथियार हमारे रहे हैं उनसे ही पाकिस्तान नेस्तनाबूद होता दिखाई दे रहा है। फिर सिंधु जल समझौते की खात्मा हो, या फिर अब झेलम का एकाएक बढ़ा जलस्तर। जब सुकून से पाकिस्तानी सो रहे थे तो एकाएक झेलम का पानी बढ़ने लगा, और इतना ज्यादा पानी हो गया कि स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि झेलम को पाकिस्तान नहीं झेल पा रहा, मिलिट्री ऑपरेशंस को कैसे झेलेगा। जिस दिन हमारे राफेल ने उड़ान भरी उस दिन क्या होगा इनका, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की जो स्थिति पाकिस्तान में, वो आप देख सकते हैं। जो वहां के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो अपने अपने परिवार को पाकिस्तान से विदेश भेजने लग गए हैं। डर का माहौल जो है बहुत ज्यादा है, हड़बड़ाया हुआ है पाकिस्तान। समझ में आ नहीं रहा करे क्या, क्योंकि अभी ये श्योर नहीं है कि कब हमला हिंदुस्तान कर दे, और इसको लेकर वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। देखिए, पहलगाम में हिंदुओं पर हुए बर्बर इस्लामिक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जिस कड़े रुख का ऐलान किया था, अब उसका असर पाकिस्तान भुगत रहा है। भारत ने न सिर्फ सिंधु जल समझौता निलंबित किया, बल्कि अब झेलम नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित कर पाकिस्तान को उसकी हरकतों का असली मतलब समझा दिया है। शनिवार यानी 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के मुजफ्फराबाद में झेलम नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया, अचानक से बढ़ा, जिससे वहां आपातकाल लग गया। मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर चेतावनियां दी जाने लगी कि अपनी अपनी जान बचाओ। पाकिस्तान प्रशासन हाथ मल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और विश्लेषक अब भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने बिना सूचना दिए पानी छोड़ दिया, लेकिन असलियत यह है कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आतंक का समर्थन करोगे तो पानी भी नहीं मिलेगा, और इतना मिलेगा जब मिलेगा कि झेल नहीं पाओगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि झेलम को पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। सिंधु जल समझौते का वर्षों तक पालन करने के बाद भारत ने पहली बार इतनी निर्णायक कार्रवाई की है, और पाकिस्तान की जो अकड़ है वो यहां ढह चुकी है। झेलम के जलस्तर में वृद्धि अनंतनाग से लेकर चकोसी तक दर्ज की गई है, जिससे पीओके के कई इलाकों में जल तबाही दिखाई दे रही है। यह घटनाक्रम भारत के उस नीति का प्रतीक है जिसमें वो अब आतंकवाद का जवाब सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी से नहीं, ठोस और प्रभावी कदमों से देने लगा है। पाकिस्तानी विश्लेषक खुद मान रहे हैं कि भारत का पानी छोड़ना एक स्पष्ट संदेश है। अब बंदूक और आतंक की खेती के बदले उन्हें सूखा और बाढ़, ये दोनों मोर्चों पर झेलना पड़ेगा सब कुछ। भारत ने यह भी जता दिया है कि अगर पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है तो सिंधु जल समझौता अब इतिहास बन जाएगा। भारत ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। भारत अपने हिस्से का पानी रोकने और नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र है। वर्षों से पाकिस्तान भारतीय उदारता का
फायदा उठाता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहलगाम जैसे जघन्य हमलों के बाद भारत का संयम जो है वो जवाब दे चुका है। उबाल हिंदुस्तान की रगों में दिखाई दे रहा है। पानी अब भारत के लिए सिर्फ जीवन नहीं, रणनीति का एक शस्त्र बन चुका है और पाकिस्तान को ये पहला स्वाद झेलम के रूप में मिला है, जिनको आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अगर इस्लामाबाद अब भी चेता नहीं तो आने वाले दिनों में उसे और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आतंक के बीज बोने वाले अब पानी की बूंद बूंद को तरसने के लिए मजबूर होंगे। अगले 3-4 सालों के अंदर जब सारे डैम बन जाएंगे, 25 में भी एक डैम पूरा होने जा रहा है, आप ये मान के चलिए कि पूरा पंजाब पाकिस्तान का सूखा झेलेगा और वहां पर हर एक चीज के लिए उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि झेलम को झेल नहीं पा रहा है सेना को, कैसे झेलोगे? बिना मिलिट्री ऑपरेशंस के ही हमने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है। स्थिति अगर जाननी है तो इन वीडियोस को आप देख लीजिए और सर्च कर लीजिए, समझ लीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या मंजर बना हुआ है भारत के इस एक्शंस को लेकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये लेकर बोट से निकल रहे हैं लोग। पानी एकाएक जब बढ़ा है तो पीओके में क्या मंजर है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी का बहाव, झेलम को झेल नहीं पा रहा पाकिस्तान। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है और यह बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आज राजनाथ सिंह से मुलाकात की है दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक के बाद तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं। सीडीएस की मुलाकात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई है। ये कुछ देर पहले की मुलाकात है, बड़ी खबर है ये इस वक्त की। और जिस प्रकार से यहां की मूवमेंट है उन सभी को लेकर पाकिस्तान हड़बड़ाया हुआ है। पाकिस्तान में जो है वो हलचल तेज है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। खैर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई है और उस बैठक के साथ पाकिस्तान सदमे में आ गया है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि तमाम रणनीतियों पर बात हुई है और अब अंतिम पड़ाव पर है तमाम रणनीतियां। सीडीएस जनरल अनिल चौहान से जब मुलाकात राजनाथ सिंह की हुई है, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये दिल्ली से बड़ी खबर। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादी हमले ने एक बार फिर से दुनिया को आतंकवाद की भयावहता से रूबरू कराया। इस हमले में 28 निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें आतंकवादियों ने पीड़ितों के हिंदू पहचान की पुष्टि करने के बाद उनकी हत्या की। घटनास्थल पर आतंकवादियों द्वारा उनकी पैंट उतार कर चेक किया गया कि उनका खतरा हुआ था या नहीं। उन्हें कलमा पढ़ने को मजबूर किया गया और जो कलमा नहीं पढ़ पाया उनको सीधा सिर पर गोली मार दी गई। यह स्थिति थी। उनके आईडी कार्ड भी देखे गए। इस क्रूर हमले ने न केवल कश्मीर बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के बाद अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी यानी FBI के प्रमुख प्रमोद पटेल ने इस हमले की कड़ी निंदा की और भारत सरकार को पूरी मदद का आश्वासन भी दिया गया उनके तरफ से। के पटेल ने, जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने कहा कि घटना इस प्रकार की दुनिया को आतंकवाद के खतरों की याद दिलाती है। उन्होंने इस जघन्य हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत में स्थित कानूनी एजेंसियों के प्रति आभार भी उन्होंने जताया है। आकाश पटेल ने, इन्होंने इस घटना के बाद त्वरित कार्रवाई की है। यह घटना एक बार फिर से आतंकवाद के वैश्विक खतरे को उजागर करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश पटेल ने इसे स्पष्ट रूप से आतंकी हमला कहा है, जबकि अमेरिका के प्रमुख मीडिया संस्थानों में से एक यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने आतंकियों को बंदूकधारी करार दिया। आतंकवाद शब्द का भी इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। एनवाईटी का यह कदम न केवल पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन था, बल्कि इससे यह भी साबित होता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया का नजरिया अक्सर भारत और इजराइल से अलग होता है। इस घटना के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और इस हमले की निंदा की। इसके साथ ही अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने एनवाईटी की आलोचना की और मीडिया संस्थान को आतंकियों के लिए इस्तेमाल किए गए लड़ाका शब्द को सुधारने का निर्देश दिया। कमेटी ने कहा कि चाहे भारत हो या इजराइल, आतंकवाद को लेकर एनवाईटी का नजरिया वास्तविकता से परे है और इसे ठीक करना चाहिए। इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने कश्मीरी मुद्दे को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की और पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की।
पाकिस्तान का आरोप है कि हमला भारत की ओर से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने इस हमले के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है और जम्मू कश्मीर में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। ये पूरी घटना एक बार फिर से दुनिया को याद दिलाती है कि आतंकवाद न केवल एक देश की समस्या है, बल्कि ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अकेला नहीं है। काश पटेल ने कहा है कि अमेरिकी सरकार भारत को हर कदम पर समर्थन देने के लिए तैयार है। यह हमला केवल एक आतंकवादी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर की एकजुटता की आवश्यकता की ओर प्रदर्शित करता इशारा है। यदि दुनिया एकजुट नहीं होती है तो आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम सबको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एफबीआई प्रमुख काश पटेल का यह बयान, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि हम भारत के साथ हैं। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए इस्लामिक आतंकवादी हमले में लश्कर ए तैयबा और उसके मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम सामने आया। इस बीच एक चौंका देने वाली रिपोर्ट बांग्लादेश से सामने आ रही है, जिसमें बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजरुल ने पहलगाम हमले के ठीक एक दिन बाद यानी 23 अप्रैल 2025 को ढाका में लश्कर के बड़े आतंकी यानी हारून इजहार से मुलाकात की है। ये मुलाकात ढाका के कानून मंत्रालय के दफ्तर में हुई है। इस खबर के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश के सैन्य खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इसका ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि आतंकी का सरकारी दफ्तर में आना और मुलाकात करना अपने आप में एक बड़ा खतरा है। इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है? क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चलकर भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देगा? इस मुलाकात को लेकर बांग्लादेश के पूर्व सूचना मंत्री मोहम्मद अराफात ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनिस की अंतिम सरकार ने कई कट्टरपंथी समर्थकों को सरकारी पदों पर बिठा दिया है। इससे बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। लश्कर ए तैयबा ने बांग्लादेश में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं और कट्टरपंथी युवाओं को जिहाद के नाम पर जोड़ा जा रहा है। ये भारत के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लश्कर आतंकी हारून इजहार कौन है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते ताकि आप समझ पाएं कि आतंकवादी है कौन। हारून इजहार लश्कर ए तैयबा का बांग्लादेश में एक बड़ा चेहरा है। वो लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। 2009 में उसने ढाका में भारतीय उच्चायोग और अमेरिकी दूतावास पर हमले की साजिश रची थी, जो नाकाम हुई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 26/11 मुंबई हमले के सह षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ के बाद में इजहार का नाम उजागर किया था। इसके बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया था। इजहार का हिफाजत ए इस्लाम से भी गहरा रिश्ता है, जो बांग्लादेश में 2010 में बना एक देवबंदी इस्लामी समूह है। 2013 में उसकी मदरसे में एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए और वहां से विस्फोट सामग्रियां मिली। इजहार पर बांग्लादेश में 25 से ज्यादा आतंकवाद के मामले दर्ज हैं। 2009 से बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों की वह नजर में था। पाकिस्तान में पढ़ाई के दौरान इजहार ने लश्कर के नेताओं से रिश्ते बनाए और हिफाजत ए इस्लाम को कट्टरपंथ की राह पर ले गया। उसने 2021 में पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान बड़े प्रदर्शन भी करवाए थे। 2024 में उसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो छात्रों को जिहाद की शपथ दिला रहा था। उसने कई संगठनों के जरिए आतंकियों को जेल से छुड़ाने की साजिश भी रची थी। हालांकि बांग्लादेश के कानून मंत्रालय ने इजहार से मुलाकात के आरोपों को खारिज किया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह खबर झूठी और बेबुनियाद है। बांग्लादेश सरकार के सलाहकार से लश्कर आतंकी की मुलाकात, उससे जुड़ी यह खबर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान ने दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाई है। जापानी नौसेना ने अपने जहाज जेएस असुका पर एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेट रेलगन का सफल परीक्षण कर चीन और उत्तर कोरिया के हौसले पस्त कर दिए हैं। जी हां, यह कोई मामूली हथियार नहीं है। यह आग से तेज, आंधी से रफ्तार और वज्र से भी भयंकर तकनीक वाला हथियार है, जो दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी चुटकियों में चकनाचूर कर सकती है। यह परीक्षण न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सामरिक रिश्तों को भी बदल सकता है। रेलगन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार सिस्टम है, जो पारंपरिक तोपों की तरह विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से प्रोजेक्टाइल को बेहद ही हाई स्पीड से दागती है। इसकी स्पीड 2500 मीटर प्रति सेकंड है। प्रोजेक्टाइल वजन 320 ग्राम इसका होता है। इसकी स्पीड साउंड 6.5 गुना ज्यादा है। लंबाई 20 फीट और वजन 8 टन के करीब है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों और तेज गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकता है। जैसे ही जापान ने समंदर में इस महाविनाशक का परीक्षण किया, एशिया में खलबली मच गई। चीनी सेना के पूर्व ट्रेनर ने यहां तक कह डाला कि यह आक्रामक रणनीति की शुरुआत है। जापान ने 2016 में इस तकनीक पर काम शुरू किया था। अमेरिका ने भी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, लेकिन 2021 में इस बीच में ही उसे छोड़ दिया। चीन भी अब तक इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है और वो इस पर अभी भी काम कर रहा है। इसलिए जापान की यह सफलता उसे वैश्विक सैन्य तकनीक की दौड़ में एक निर्णायक बढ़त दे रही है। जहां अमेरिका और चीन आज भी रेलगल तकनीक को पूरी तरीके से नहीं साध सके हैं, वही जापान ने बाजी मार ली। 2016 में शुरू हुआ सपना 2025 में हकीकत बनकर सामने आया है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या एशिया में एक और युद्ध का बिगुल बजने वाला है क्या?